ऑलराइट, सो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू के ड्रामा। तो ये ड्रामा स्टार्ट होता है हमारा हीरो जीवन जी के साथ, जो इस टाइम पर एक साइकेट्री के पास बैठा हुआ था और अपना सेशन ले रहा था। इस सेशन में उसे अपनी ज़िंदगी की बहुत सी बुरी और पुरानी यादें आती है और हमें पता चलता है कि उसने एक बहुत ही हार्ड लाइफ गुजारी है। वो एक MMA फाइटर भी रहा है और इसी के साथ ही इसके डैड भी एब्यूसिव थे। और यहाँ पर जब वो अपनी लाइफ की अच्छी यादों को याद करता है तो उसे एक लड़की नज़र आती है और फिर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और पता चलता है कि वो लड़की भी आज एयरपोर्ट पर पहुंची हुई है और चेन्नई के शहर टंग सिटी में ही एंट्री कर रही है। यही लड़की हमारे ड्रामे की फीमेल लीड है, उसका नाम है म्याओजिंग। टंग सिटी एक छोटा सा शहर है और जब म्याओजिंग यहाँ पहुँचती है तो बस स्टैंड पर ही किसी को पहचान लेती है, जो कि उसका एक ओल्ड क्लासमेट था और आजकल ड्राइवर था। वो म्याओजिंग को देखकर कहने लगता है कि तुम तो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे मॉडल बनकर लौटी हो, हाई स्कूल से बहुत ही बदल चुकी हो। क्या होटल में स्टे करना चाहोगी या अपने घर जाओगी? वो कहती है मैं घर जाऊंगी। दूसरी तरफ जीवन जी अपने काम पर वापस लौट चुका था। वो एक विलियर्ड हाउस चलाता था। वहाँ पर बहुत से लोग विलियर्ड और स्नूकर खेलने के लिए आते थे। उसे पता चलता है कि नीचे कुछ गुंडे आए हुए हैं जो उसे मिलना चाह रहे हैं। एक्चुअली वो किसी ओपोनेंट गैंगस्टर के लिए काम करते थे और उसे नीचे बुलाने के लिए वो जानबूझकर एक हाई स्कूलर को वहाँ बुली कर रहे थे। वो नीचे आता है, उसे देखकर वो कहने लगता है हमें पता था यही तुम्हारी दुखती रग है ना, तुम हाई स्कूल गर्ल्स के साथ बुरा होते बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। वो पहले उन्हें वहाँ से जाने को बोलता है और ऊपर जा रहा था, लेकिन इतने में वो उसके पास्ट से रिलेटेड एक हाई स्कूल गर्ल की बात करते हैं और ये सुनते ही जीवन जी को गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ के दरवाजे लॉक करा देता है। बस उसी के बाद वो उनकी सहमत था। उससे पहले ही एक गुंडा अपनी जेब से एक नाइफ निकालकर उसके सामने आता है, पर उसके जवाब में जीवन जी कोई भी रिएक्शन नहीं करता। वो ये चाकू अपने हाथ से पकड़ लेता है। उसकी आंखों में इतनी दहशत थी कि जैसे उसे इन छोटी छोटी चीज़ों से कभी डर नहीं लगता। उसने बहुत कुछ झेला हुआ है और इसी के साथ ही वो गुंडा इतना डर जाता है कि उसे माफ़ी मांगता है और कहता है मैं अपने बॉस को बता दूंगा आप हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। उधर म्याओजिंग एक पुरानी सी बिल्डिंग में पहुँचती है। यहाँ एक फ्लैट था जो कि जीवन जी का ही था। वो इसी फ्लैट में अंदर एंटर हो जाती है। उसके पास अभी तक कीज भी थी। अंदर जाकर वो डिफरेंट सामान को चेक करने लगती है। यहाँ वो देखती है तो जीवन जी के कमरे में एक लड़की का सामान पड़ा हुआ है। वो आती है, वो सारा सामान पैक कर देती है और इसी के साथ ही जीवन जी की एक फेवरेट मूर्ति बाहर निकालती है जो कि पैक पड़ी थी और उसे सजा देती है। थोड़ी देर बाद जीवन जी भी अपने घर वापस आ गया था। वो जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला देखता है तो उसे लगता है कि यहाँ तुली आई थी और कहता है तुली मैंने बोला था ना मेरे किचन में न घुसना, लेकिन वो इतने में मूर्ति देखता है और साथ ही साथ उसे एक जानी पहचानी आवाज़ आती है। वो वहाँ पर मौजूद म्याओजिंग को देखती है और शॉक रह जाता है। वो उसके लिए सूप बनाकर बैठी हुई थी। एक तो बात वो खामोश रहता है, फिर कहता है याद नहीं मैंने तुम्हें क्या बोला था। उसने पास्ट में उसे यही कहा था कि जिंदगी भर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, लेकिन वो कहती है क्यों ना दिखाती, क्यों ना यहाँ आती, ये मेरा भी तो घर है, मैंने भी यहाँ पर 10 साल बिताए हैं। और बस इसी के साथ ही हमें एक फ्लैशबैक में ले जाते हैं। ये वो टाइम था जब ये दोनों ही छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे। इन दोनों का ही बचपन बहुत ही हार्ड गुजरा था। जीवन जी बस स्टैंड या रेल स्टेशन के पास खड़ा होता था। उसके कुछ फ्रेंड्स होते थे जो छोटी मोटी चोरी करते थे, लेकिन जीवन जी बस उनको कंपनी ही देता था। वो हमेशा किसी न किसी बहाने से उन्हें चोरी करने से रोकने की कोशिश करता था और आज तो वो कुछ एक्स्ट्रा ही सेट दिखाई दे रहा था। वो कह रहा था कि आज मेरे घर में नई मम्मी आ रही है, मेरे डैड को एक ऑनलाइन गर्लफ्रेंड मिली है, वो अपनी बेटी के साथ अब से हमारे घर में ही रहेगी। और उसी समय हमें दिखाते हैं कि म्याओजिंग छोटी थी और अपनी मम्मी के साथ इस शहर की तरफ आ रही थी। म्याओजिंग बेचारी के पास टिकट भी नहीं था। उसकी मम्मी उसका ख्याल नहीं रखती थी ज़्यादा। वो बेचारी सामान के नीचे छुपने की भी कोशिश करती है। फिर उसके बाद सारी बस के सामने उन माँ बेटी का काफ़ी तमाशा भी बनता है, लेकिन उसकी मम्मी को लगता है इन बातों
की कोई फिक्र नहीं थी। उसकी मम्मी वॉशरूम गई थी और वो कुछ सामान लेकर स्टेशन पर खड़ी हुई होती है कि यहीं पर ही एक बच्चा उसे बेवकूफ़ बनाकर उसका सामान चोरी करने के लिए आता है। पर जीवन जी पहुँच जाता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। वो उसे कहता है, ये सामान हैवी लग रहा है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और ऐसे ही क्या तुम किसी को भी अपना सामान दे दोगी? वो बोलती है, नहीं, तुम मुझे शरीफ आदमी लग रहे हो, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी शराफत पानी लेने चली जाती है। जब वो देखता है कि मियाओजिंग की मम्मी कौन है, वो दूर से आते हुए उन्हें पहचान लेता है। उसने अपने डैड के कंप्यूटर में इनकी फ़ोटो देखी थी, वो पहचान जाता है। यही मेरी स्टेप मम और स्टेप सिस्टर बनने के लिए आई है। तो बस वो मियाओजिंग का सामान लेकर वहाँ से भाग गया था। अब वो दोनों माँ बेटी किसी तरह से उनके अपार्टमेंट तक पहुँचते हैं। यहाँ पर मिस्टर चंग उनका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं और मियाओजिंग को उसका कमरा दिखाते हैं जो उसको और जियोंजी को शेयर करना होता है। वो कहते हैं, यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा कोर्स डालेंगे और तुम आराम से रहना। इसके साथ ही अपनी नई गर्लफ्रेंड को वेलकम करने के लिए उन्होंने बहुत ही सारे खाने भी प्रिपेयर किए हुए थे। मियाओजिंग को उसकी मम्मी ने यही ट्रेन किया था कि इस घर में अच्छे से रहना, हमें यहाँ पर ठहरने के लिए जगह मिलेगी, काम करने को मिलेगा और हम सेटल हो जाएंगे। वो बस बेचारी अपनी मम्मी की हर बात सुनती थी। कम उम्र जो थी, इतने में वहाँ पर जियोंजी आ जाता है, जिसे पता था कि ये जो गिफ्ट मेरे डैड के लिए लेकर आई है वो तो मैं चुरा कर ले गया हूँ। अब वो हंस रहा था कि इसका मजाक उड़ेगा, लेकिन यह गिफ्ट के नाम पर मियाओजिंग अपने बैग से एक पेंटिंग निकालती है जो कि एक हैप्पी फैमिली की पेंटिंग थी। और ये देखते ही डैड बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये पेंटिंग तो मैं डिस्प्ले पर लगाऊंगा अपने घर में। वे लोग रात को जो मियाओजिंग और जियोंजी कमरे में आते हैं तो जियोंजी उसे काफ़ी डराता है, कहता है, ये लाइन क्रॉस न करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर उसके बाद रात को भी उसे बुली करता है। एक छोटा सा फैन था कमरे में, वो सिर्फ ही उसे अपनी साइड पर कर देता है और मियाओजिंग बेचारी पसीना पसीना हो जाती है, पर वो उसे एक शब्द भी नहीं बोलती। चुपचाप वो थोड़ी सी खिड़की खोलकर हवा लेने लगती है। पर झूठ ज़्यादा दिन छुपता नहीं है ना। डैड को नेक्स्ट डे पता चल जाता है कि जियोंजी ने क्या चोरी की थी मियाओजिंग के पास से। अब वो उसे सजा दे रहे थे और कहते हैं कि 1 घंटा तुम इसी पोजीशन में खड़े रहोगे। मियाओजिंग और उसकी मम्मी उसे सजा से बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब उन्होंने खुद डैड को नहीं बताया था, बल्कि शॉप वाले अंकल ने बता दिया था। और यहीं पर ही वो सजा के तौर पर कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी की फेवरेट मूर्ति अब मैं बेडरूम में ले जाऊंगा। और बस जियोंजी अपनी मम्मी को लेकर बहुत ही पॉजिटिव था। इन सारे लोगों के बीच यहाँ खींचातानी स्टार्ट हो जाती है डैड को रोकने के लिए, और इसी बीच ही वो मूर्ति गिर गई थी। उसी मूर्ति से जियोंजी को बहुत ही लगाव था और उसे फिक्स करने के लिए मियाओजिंग रिवर साइड पर क्ले तलाश कर रही थी। यहीं पर ही जियोंजी उसे देख लेता है, कहता है, मेरी मूर्ति के साथ क्या कर रही हो, और उसे वो छीन लेता है, उसे पीछे धक्का दे देता है। वो पानी में गिर गई थी, उसे तैरना भी नहीं आता था। वो मदद के लिए चिल्लाई जा रही थी, लेकिन जियोंजी ये था कि आगे बढ़ता चला गया था। थोड़ी देर बाद मियाओजिंग को होश आता है तो वो अपने घर में ही थी, अपनी मम्मी के पास। वो कहती है जियोंजी को, मैंने बहुत ही आवाज़ें दी थी लेकिन उसने मुड़कर भी नहीं देखा, वो चाहता तो मुझे बचा सकता था, आज मैं मरते मरते बची हूँ। मम्मी कहती है, पता नहीं किसी भले इंसान ने तुम्हें देखा था और तुम्हें बचा लिया था, तुम बस थोड़ा सा और बर्दाश्त करो, यहाँ पर मुझे अच्छी सी जब मिल जाएगी और फिर ये तुम्हें बिल्कुल बुली नहीं करेगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। लेकिन बाहर खड़ा जियोंजी ये सारा कुछ सुन रहा था और इसी के साथ ही फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि डूबते हुए जियोंजी ने ही जाकर बहुत ही मुश्किल से बचाया था। और जैसे ही उसे होश आया था वो वहाँ से चला गया था। अब बस वो इस मूर्ति को संभाल कर पैक करके रख लेता है, क्योंकि इसकी वजह से मियाओजिंग की लाइफ खतरे में पड़ी थी। उसे सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो जब कमरे में आती है तो वो उससे कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे डैड तुम्हारे मम्मी से शादी करेंगे?
बिल्कुल भी नहीं। और तुम यहाँ हमेशा नहीं रहने वाली, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, दुश्मन। वो भी उसे कहती है कि तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा, मैं यहीं पर ही रहूँगी, कहीं नहीं जाने वाली। और बस इसी के साथ ही काफ़ी साल बीत जाते हैं। वो दोनों स्कूल भी जा रहे थे और जीवन जी जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ था उसने डैड से बगावत शुरू कर दी थी। वो बाहर कहीं जाकर रहता था, खुद ही पार्ट टाइम छोटी छोटी जॉब्स करता था और लोगों के सामने मियाँ सिंह का तमाशा बनाने के लिए कहता था कि मेरा डैड अब मुझे नहीं पालता क्योंकि उसे पालने के लिए एक और बेटी जो मिल गई है। लेकिन यहाँ पर मियाँ सिंह आकर उसे पैसे देती है जो कि उसके डैड ने उसे भेजे थे और कहती है कि मैं किसी का हक नहीं मार रही, तुम अपनी मर्जी से बाहर हो। कभी कभार वो घर आया हुआ करता था, उसका सामान वहाँ पड़ा होता था और सीधे रास्ते नहीं बल्कि खिड़की से कूद कर आता था। वो स्टार्ट से ही बहुत ही उल्टे सीधे और अपनी एज से बड़े काम किया करता था। मियाँ सिंह को बुली करना उसकी फेवरेट हॉबी था, लेकिन फिर भी वो हमेशा खामोश रहती थी। वो दोनों एक ही मिडिल स्कूल में थे और जैसे ही मियाँ सिंह को पता चलता है कि अम्यूजमेंट पार्क में उनका ट्रिप जा रहा है, वो खुश होने की वजह सैड हो जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि यहाँ पर जीवन जी और उसके फ्रेंड्स जो ऊपर की क्लास में थे वो उसे बुली करेंगे। और ऐसा ही होता है, वो भागने की तो बहुत ही कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं आओ ना, मैं अपनी छोटी बहना का अच्छे से ख्याल रखूँगा। फिर इसके साथ ही वो बम्पर कार में जाकर बैठ जाता है ताकि उसे अच्छे से बुली कर सके। लेकिन जैसे ही उसे वहाँ पर करंट और इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें दिखती है वो घबरा जाता है, बस एक कोने में सहम कर बैठा रहता है और मियाँ सिंह वहाँ से भाग जाती है। ये उसका एक फोबिया था और ये फोबिया क्यों था इसके बारे में मियाँ सिंह को पता चल जाता है। एक दिन वो घर पर आई थी, जल्दी ही आ गई थी, तो उसे मालूम पड़ता है कि मिस्टर चंग अपने बेटे को एब्यूज़ करते थे, उसे डराते थे, उसे टॉर्चर भी करते थे, वो भी इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू। इसीलिए वो बेचारा बम्पर कार में जाकर इतना डर गया था। वो उसे बुरा भला कहते थे कि तुम अपनी माँ के जैसे हो। मियाँ सिंह बेचारी बच्ची थी, डर जाती थी, उसे प्रोटेक्ट तो नहीं कर पाती थी, लेकिन रात को जब वो डर से कांप रहा था, उसकी तबीयत बहुत ही खराब थी, तो उसके पास एक सूप लेकर आती है, उसे खाना खिलाती है, कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। और ये टाइम था कि जब जीवन जी का दिल पिघल जाता है। वो कहता है आज के बाद मैं तुम्हें कभी बुली नहीं करूँगा। अब जीवन जी के फ्रेंड्स और मियाँ सिंह अक्सर इकट्ठे ही घूमते थे। कुछ साल तो जब तक वो बच्चे थे फ्रेंड्स बनकर घूमते रहे, लेकिन उसके बाद उनके बीच थोड़े बहुत ही फासले आ गए थे। वो एडल्ट हो चुके थे। मियाँ सिंह हाई स्कूल में पहुंच गई थी, जबकि जीवन जी वो शायद हाई स्कूल अब तक तो पास कर चुका होगा और बड़े होकर वो बहुत ही जवान और स्ट्रांग बना था। मियाँ सिंह को अपनी मम्मी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आजकल वो बहुत ही ज़्यादा सजने संवरने पर तवज्जो देती थी और अपने ऑफिस डिनर्स में वो बहुत ही सारा टाइम गुजारती थी। ऐसा लग रहा था कि मियाँ सिंह की मम्मी और जीवन जी के डैड इनके अब आपस में बनने वाली नहीं है। आज का दिन तो मियाँ सिंह की बर्थडे थी। वो चाहती थी कि उसकी मम्मी उसके लिए कोई छोटा मोटा गिफ्ट ले, उसके साथ समय बिताए, लेकिन उसकी मम्मी को बस अपने कामों की पड़ी होती है। वो उससे कहती है बस पकड़कर चली जाना और खुद चली जाती है। अब वो मीटिंग के लिए एक जगह पर जा रही थी और यहीं पर ही जीवन जी उन्हें देख लेता है उनके बस के साथ। उनके बस के साथ वो बहुत ही क्लोज दिख रही थी और उसके बस कह रहा था कि कल यट में एक पार्टी है, अपनी बेटी को भी लेकर आना, खूब एंजॉय करेंगे। मियाँ सिंह काफ़ी देर वेट करती है कि शायद कोई तो मेरे साथ आएगा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन फिर अकेले ही छोटा सा केक काटने लगती है। पर जैसे ही वो विश करती है उसे सामने देखता है कि उसे कंपनी देने के लिए जीवन जी वहाँ मौजूद है। उसे ये तो नहीं पता था कि मैं स्पेशल तुम्हारे लिए आए हूँ, बस इतना ज़रूर कहता है कि हैप्पी बर्थडे और क्या तुम कल कहीं बिजी हो, अगर फ्री हो तो घर पे ही रहना, कहीं बाहर नहीं जाना। एक्चुअली उस याट पर कुछ गलत होने वाला था, इस बारे में जीवन जी को पता था और ये पहले से ही उसे चेतावनी देकर जा रहा था। अब रात को मम्मी ड्रंक होकर वापस आती है और खुश हो रही थी कि मिस्टर चंग अभी तक वापस नहीं आए और फिर कह रही थी कि तुम्हें पता है मैं टॉप 3 एम्प्लॉइज में से हूँ और कल एक पार्टी बनी है, उसमें तुम भी मेरे साथ चलना, वहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे खाने होंगे, हम मिलकर खाएंगे।
मियाओ जिंग की ज़िंदगी में एक उसकी माँ ही तो थी। वो हमेशा उसकी मैनिपुलेशन में आ जाती थी, अब भी आ जाती है। जबकि उधर जियोंजी शहर में बहुत ही सारे छोटे छोटे काम करता था। एक विलियर्ड हाउस में भी जॉब करता था। यहाँ पर उसे एक डिलीवरी का काम मिलता है। उसे मालूम पड़ता है कि उसे कुछ मारने पीटने का सामान एक यार्ड पर डिलीवर करना है, लेकिन उसका काम डिलीवरी तक था। आगे वो किसी भी इलीगल काम को हाथ नहीं लगाता था, ना कभी मारपीट में हिस्सा लेता था। और इसी यार्ड में वही पार्टी चल रही थी जो कि मियाओ जिंग की मम्मी की कंपनी की थी, और उसने यहाँ पर बहुत ही तरक्की की थी, लेकिन सीधे रास्ते से नहीं बल्कि अपने बॉस का दिल जीत कर। लेकिन यहाँ पर बेचारी मियाओ जिंग की शिशिक हो जाती है। उसका दिल घबरा रहा था, पर उसकी मम्मी को कोई परवाह नहीं थी। वो उसे बस अपने कलीग से और अपने बस से मिलवा रही थी और बता रही थी कि ये कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। उस बेचारी ने कुछ अभी तक खाया पिया भी नहीं था। वो जाती है और कहीं पर वोमिट कर रही थी कि यहीं पर ही खड़ा हुआ उसे जियोंजी देख लेता है। जियोंजी को पता चलता है कि इसकी तबीयत खराब है, इसे कोई संभालने वाला भी नहीं है। और एक आदमी था जो उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसे तंग कर रहा था। बस पता नहीं उसके मन में क्या आता है, वो डिलीवरी करके वापस नहीं जाता बल्कि अंदर पहुंच जाता है। वहाँ पर जैसे ही अटैक शुरू होता है, लोग इधर उधर भाग रहे थे और मियाओ जिंग की मम्मी को उसका बस साइड पर लेकर चला गया था। और मियाओ जिंग को जियोंजी प्रोटेक्ट करता है, उसकी ढाल बन गया था, उस पर एक आंच भी नहीं आने देता। मम्मी को तो बस बोट में बिठा लेता है और वो लोग रेस्क्यू करके भाग जाते हैं। वो चिल्ला तो रही थी मेरी बेटी पीछे रह गई है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के लिए उन्होंने कोई फॉर्म स्टैंड नहीं लिया था। अब जियोंजी को वहाँ पर एक वाटर स्कूटर दिखाई देता है। वो उस पर बैठता है और कहता है मियाओ जिंग को कस के मुझे पकड़ लो, और फिर उसे प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से बाहर ले जाता है। अब फाइनली वो सेफ्टी में आ चुकी थी। वो चुपचाप अपना जैकेट भी साइड पर फेंकता है ताकि मियाओ जिंग खुद को कवर कर ले। अब उसके बाद वो घर जा रही थी, लेकिन ऊपर से मम्मी और डैडी के लड़ने की आवाज़ें आ रही थी। मम्मी कहती थी कि जाकर मेरी बेटी को तलाश करो, और डैडी थे कि हिल ही नहीं रहे थे। ये सारा कुछ सुनने के बाद मियाओ जिंग का वापस जाने को मन नहीं कर रहा था। वो मुड़ती है और जियोंजी से कहती है मुझे बहुत ही भूख लगी है, मैंने खाना नहीं खाया। तो उसे उसकी पसंद का खाना खिलाने लेकर जाता है। वो इस टाइम पर 18 का हो चुका था, ड्रिंक कर सकता था। मियाओ जिंग कहती है मुझे भी टेस्ट करना है, लेकिन वो उसे शट अप करता है और उसके लिए एक सब ड्रिंक लेकर आता है। आज मियाओ जिंग का मूड था कि उसका कुछ ज़्यादा ही खर्चा करने को, तो वो वापसी पर जाते हुए फ्रूट्स भी ले लेती है और फिर कहती है कि मुझे कुछ डेजर्ट्स भी खाने हैं। मतलब उसकी सारी विशेष पूरी करने के बाद जियोंजी उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए आता है। घर में वो अक्सर रहा ही नहीं करता था, बस मियाओ जिंग को छोड़ने के लिए आया था। वो अंदर चली जाती है, लेकिन जब जाती है तो पता चलता है कि मम्मी और डैडी आपस में लड़ रहे थे। मिस्टर चंग को पता चल गया था कि मियाओ जिंग की मम्मी आजकल अपने बस से बहुत ही क्लोज है। वो उसे लड़ने लगता है और इस बात पर वो जवाब में कहती है कि तुमने तो हमारे रिश्ते को कोई ऑफिशियल नाम ही नहीं दिया, और मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। और बस उनकी लड़ाई आगे बढ़ती है। मियाओ जिंग चुपचाप खड़ी सुन रही थी दरवाजे के पास में ही, लेकिन उसका अंदर जाने को मन नहीं कर रहा था। जियोंजी को समझ आ जाती है, वो हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ बाहर ही ले जाता है। अब दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई थी। मम्मी को इतना ज़रूर पता चल गया था कि मेरी बेटी आ गई थी और मुड़कर गई है। और बस इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।